1999 आईएएफ ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। कैसे हम अपनी मिसाइल्स एक्टिवेट करें और उनको शूट डाउन करें, वो एक टर्निंग पॉइंट था। पूरी पाकिस्तान आर्मी का मोराल वहां से खत्म हो गया। MiG-21 के अंदर स्क्वाड्रन लीडर आहूजा थे। MiG-27 एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि लो लेवल अटैक कर सकता है, लेकिन जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता वापस पुल आउट कर रहे थे डाइव के बाद, और वो टाइम था जहां पे उनका इंजन फ्लेम आउट हो गया। ये दो चीजें ऐसी थी जो कारगिल की बात करते हैं, जो बताती हैं कि किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौर्य का, वीरता का और बहादुरी का प्रदर्शन एयरफोर्स के पायलट्स ने किया था। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि पूरी पाकिस्तान आर्मी का मोराल वहां से खत्म हो गया। यूनिफॉर्म जो मैं पहन रहा हूं, ये मेरी मेहनत या मेरी किस्मत नहीं है, इसके अंदर नींव है जिसमें जो इमोशंस और जो सेक्रीफाइस है वो मेरी मदर ने डाला है। अक्सर जब हम कारगिल वॉर की बात करते हैं तो हमारी नज़र ज़मीन पर होती है, उन पहाड़ों पर होती है, उस टेरेन पर होता है, विच इज़ नोन टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट ये जंग आसमानों में भी लड़ी गई थी, हमारे आसमानों में। और आज हम बात करने वाले हैं 1999 के कारगिल वॉर की एंड प्राइमरीली ऑपरेशन सफ़ेद सागर की। हर इंडिपेंडेंस डे मैं और रेड एफएम आपके लिए लाते हैं वो कहानियाँ जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं होती बल्कि हमारे देश को समझने का एक जरिया भी होती है। एंड सो आई एम सो ऑनर्ड एंड सो हैप्पी एंड प्राउड टू से कि आज हमारे साथ हैं कारगिल वेटरन रिटायर्ड विंग कमांडर निमिष जैन जी, who will take us back in time and tell us कि Indian Air Force, which is a large part of our armed forces, जिनके बारे में शायद हम उतना जानते नहीं हैं, because let's face it, whether it's the movies or whether it's series or whether it's conversation, ज़मीन की बातें ज़्यादा होती हैं, you see them more. What a flight commander is going through in the air, very few people know. Nimish sir, thank you so much for joining us today. Good morning, Jai Hind. जय हिंद मलिश्का, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। जब हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फाइटर पायलट्स याद आते हैं, प्लेन्स याद आते हैं, थिंग्स दैट वी हैव सीन इन द मूवीज, थिंग्स दैट वी हैव हर्ड अबाउट। लेकिन आईएएफ की दुनिया इससे बहुत लार्ज है, बहुत डिफरेंट है। आप हमें थोड़ा समझाइए कि इस दुनिया का हिस्सा होने का मतलब क्या होता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो जैसा आपने कहा कि हम फाइटर जेट से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और बिल्कुल सही है, जैसा किसी एक मूवी के अंदर हीरो होता है ऐसे ही फाइटर पायलट्स वाकई भारतीय वायुसेना के हीरो हैं। व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ी सी भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। प्लीज। जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो पर से जो मेरा रोल है, मैं एक इंजीनियरिंग ब्रांच से, जिसे हम टेक्निकल ब्रांच भी कहते हैं, उससे एक ऑफिसर हूँ। और हमारा मुख्य काम, अगर मैं इंजीनियरिंग टीम की बात करूं तो जनरली लोगों को ये समझ में आता है कि हम एयरक्राफ्ट्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं केवल एक सिस्टम को, जैसे हमने MiG-21 की बात की, अगर MiG-21 एक सिस्टम है तो जो इंजीनियरिंग टीम होती है वो ऐसे 800 से अधिक सिस्टम्स को मेंटेन करती है और उनको ऑपरेशनल वर्दी बनाती है। तो जब मैं 800 सिस्टम से अधिक की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा MiG-21 एक सिस्टम हो गया, MiG-29 एक हो गया, सुखोई तीसरा हो गया, रफाल चौथा हो गया। इस तरह से 800 से अधिक सिस्टम हैं, और आप समझ सकते हैं कि उन सभी सिस्टम को मेंटेन करके रखना, ऑपरेशनल वर्दी रखना ही इंजीनियरिंग टीम का काम होता है। इसके अलावा केवल सर्विसिबिलिटी और उनको ऑपरेशनल वर्दी ही नहीं बनाना होता है। इंजीनियरिंग टीम काम करती है जहाँ पे वो इन्वॉल्व होती है प्रोक्योरमेंट के लिए, प्रोविजनिंग के लिए, आर्म्स एंड अम्यूनिशन के स्टोरेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जो ये सिस्टम है इनको किस तरह से मॉडिफाई करना है जिससे कि वो वॉर में काम आ सके। जैसा कि अभी हमने ऑपरेशन सफ़ेद सागर जिन लोगों ने देखी होगी तो उनको ये पता लगा होगा कि एकदम अंतिम समय जब वार हो रही है तो किस तरह से MiG-21 के अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़े, मिराजेस के अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़े। ये सारे काम इंजीनियरिंग टीम जो होती है वो लोग रहते हैं। एक और बात पे टच करना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि अगर फ्लाइट कमांडर है, जो विंग कमांडर हैं, आपने कहा कि उनका रोल क्या होता है। तो आप किसी भी ब्रांच के ऑफिसर हो, आपके रैंक जो हैं वो फ्लाइंग ऑफिसर से स्टार्ट होते हैं। चाहे आप पायलट हैं या इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या लॉजिस्टिक ब्रांच में या ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर हैं। तो पहला ऑफिसर जो रैंक होता है ऑफिसर्स का कमीशन होके, वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, और सबसे बड़ा रैंक होता है चीफ का, एयर चीफ मार्शल। तो आई थिंक व्यूअर्स को एक थोड़ा सा अंदाजा होगा कि कैसे एयरफोर्स काम करती है।
जी, थैंक यू फॉर स्कूलिंग अस ऑन दैट। मुझे ये बात पता थी, बट आई एम सो ग्लैड यू टोल्ड अस अबाउट दिस। आई वाज़ जस्ट वंडरिंग, जिस तरह से आप बता रहे थे ना 800 से ज़्यादा होते हैं यूनिट्स, सो बेसिकली चाहे आप ज़मीन पर हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर टेकिंग ऑफ ऑल ऑफ दैट, व्हिच मीन्स जब आपका के पायलट इन एयर होते हैं तब आपकी दिल की धड़कन सबसे ज़्यादा तेज़ होती होगी। बिल्कुल, जाने से पहले भी, और जब वो हवा में होते हैं, और जब हवा तब के बाद वापस लैंड लैंड करते हैं, तब तक हमारी दिल की धड़कनें उतनी तेज रहती है। आपने पहली बार कब सोचा कि मुझे इंडियन एयर फोर्स जॉइन करनी है? बिकॉज़ जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ कहते हैं मेरे दादा भी थे, मेरे परदादा भी थे, मेरे पिता भी थे। अ लॉट ऑफ पीपल इन द आर्मी और इन द आर्म्ड फोर्सेस सीम टू फॉलो दैट पैटर्न। क्या आप भी यू डू कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ पीपल हू वर इन द आर्म्ड फोर्सेस? ऐसा कभी ख़्यालों में भी नहीं था। और हुँ। दूसरा, मैं पहला अपने पूरे ख़ानदान में फ़ौजी हूँ, जिसने की फ़ौज जॉइन की है और जिसने एयर फ़ोर्स जॉइन की है। और फिर एक समय आया जब मैं इंजीनियरिंग के अंदर था, जोधपुर के अंदर अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था। तो जब हम क्लास में बैठे होते थे, और जोधपुर के अंदर मिग-27 फाइटर एयरक्राफ्ट स्टेशन के अंदर थे। तो जब मिग-27 फ्लाई करते थे, तो हमारी क्लास के जो कांच होते थे वो उनमें आवाज़ होती थी, और मिग-27 जो है वो पहले निकल जाता था, और उसकी आवाज़ जो है बाद में होती थी, इतनी स्पीड बाद से में। निकलते थे। तो ये दूसरा ट्रिगर था जो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये एक दुनिया है जो बिल्कुल अलग है। तीसरा ट्रिगर मेरी लाइफ में ये आया कि जिस इंजीनियरिंग के दौरान हम जिस रूम के अंदर मैं रहता था, उसके सामने एक आर्मी ऑफिसर था, और उस आर्मी ऑफिसर की जो लाइफ स्टाइल थी, मुझे लगता था वो हमेशा यूनिफॉर्म के अंदर वो एक ग्लैमर था, एक गाड़ी आती थी जिससे मुझे लगती थी क्या शान है। उनकी एक फैमिली थी जिसके साथ सुबह शाम वो चाय पीते थे। कभी मैं देखता था गोल्फ किट के साथ जा रहे हैं, कभी स्क्वैश रैकेट लेके जा रहे हैं। मुझे लगता था ज़िंदगी इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। मेरा एक रूममेट था जिसे डेस्परेशन था कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करेगा, हुँ। और हम दोनों एक दिन रात को इंजीनियरिंग के टाइम पढ़ाई करते हैं तो लेट चाय पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक दिन हम रेलवे स्टेशन पर चाय पीने गए, और वहाँ पे एक गर्ल्स का जो पूरा एक ग्रुप था जो ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा था। हुँ। तो मेरे रूममेट ने मुझे चैलेंज दिया कि सामने वाले कोच में जो लड़की बैठी है उसको अपना नंबर लिख के कार्ड पे दे दो, और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। मैं बात भूल गया, और उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास एक कॉल लेटर आया कि मुझे एयरफोर्स के एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देना है। ये मेरे रूममेट ने मुझसे कब साइन कराया और कब भरवाया मुझे याद भी नहीं था। पता ही नहीं है। हाँ। हाँ, मैंने रिटन टेस्ट दिया, क्लियर हुआ, और हमारा एक जो एसएसबी एग्ज़ाम होता है वो देहरादून में था, तो मुझे देहरादून जाना था। तब तक मैं तैयार नहीं था कि मुझे एसएसबी देने के लिए भी जाना है। हुँ। लेकिन एग्ज़ाम से 15 दिन पहले वो जिस लड़की को कार्ड दिया था उसका कॉल आया कि मैं शिमला में रहती हूँ और क्या तुम मिलने आ सकते हो? अब ये टर्निंग पॉइंट था, मैंने कहा दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैंने एयरफोर्स की कोई तैयारी नहीं की है, मुझे तैयारी करनी है, कुछ पैसे दीजिए। एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरे पापा ने जितनी उनकी सैलरी होती थी उसकी 3 गुने पैसे मुझे उस समय दिए कि तुम वहाँ जाके 1 हफ्ता पढ़ो वाह! और एसएसबी क्लियर करो। अब मेरे पास वो जो फन था उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, जो मुझे एग्जीक्यूट करनी थी कि ये पापा के पैसे के साथ जस्टिस हो। करेक्ट। तो मैं देहरादून गया, और जो मेरा रूममेट था उसने पहले एसएसबी दिया। मेरे पास 7 दिन थे, अगले हफ्ते मेरा एसएसबी था। तो ये डिसाइड हुआ कि मैं शिमला वीकेंड में जाऊंगा, और मैंने 5 दिन वहाँ पर, हम लोग धर्मशाला में रुके थे उस समय, और 5 डेज मैंने जो एक बुक थी मेरे रूममेट की वो पूरी तरह से चाट डाली। हुँ। और शायद ही कोई ऐसा शब्द होगा जो मुझे उसके बाद याद ना हो या समझ ना हो। वीकेंड में मैं उस लड़की से मिला, और मंडे को मैं एसएसबी के लिए मैंने रिपोर्ट किया। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम दोनों, मैं और मेरे रूममेट दोनों सेलेक्ट हो गए। वाह! तो इस कांग्रेट्स। तरह से मेरी एयरफोर्स की कहानी स्टार्ट हुई। लेकिन मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, अगर कुछ बच्चे भी हैं जो हमारी इस बातचीत को सुनेंगे, मुझे लगता है कि एयरफोर्स में सिलेक्शन होने के सिर्फ 2 कारण थे। पहला कारण था कि मेरी चैलेंज लेने की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, और वो जो मैंने किया रेलवे स्टेशन पे वो चैलेंज लिया। दूसरा, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो मैंने ईमानदारी से ओन की। वेल कांग्रेचुलेशंस, एंड दैट इज व्हाई इतने सालों बाद आज आप हमें ये कहानी सुना रहे हैं। एज एन असाइड, आई डोंट थिंक वी वांट टू पुट दिस ऑन। वो लड़की का क्या हुआ?
सब रूम में जानना चाह रहे थे। तो मैं शिमला उससे वीकेंड में मिलने गया और मैं उस समय 20.5 years एज थी मेरी। मैंने काफ़ी फास्ट जल्दी इंजीनियरिंग कर ली थी हाँ। और उस लड़की ने 2 दिन रुकने का प्लान किया था। तो सुबह हम लोग मिले, शाम को वो अपने ब्रदर, कज़न ब्रदर, 4-5 ब्रदर लेकर आई और कुछ फ्रेंड्स भी थे। एंड ऑन द स्पॉट शी प्रपोज कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब मेरे पास ना तो नौकरी थी, इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं उसे यही कह पाया कि नहीं, अभी तो ये समय नहीं है, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। Okay. Mrs. Jain surely is happy about that right now, right? मी टू। फाइनली वन डे आप उस चमचमाते अमेजिंग से एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में बाहर आए, तो पहली बार जब आपने Yes. अपने आप को आईने में देखा, पहली बार जब आपकी फैमिली ने आपको देखा कि हमने ये किस कोइंसिडेंस से ये हुआ, व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक? जब आप ऐसे ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, जब आपका ध्यान ही केवल इन पे रहता है कि आप ये रट लें कि कौन सी यूनिफॉर्म किस ओकेजन में पहननी है, तो आपको शायद शीशे में देखने का आप कैसे लग रहे हैं टाइम नहीं मिलता। लेकिन मुझे ये मौका मिला, और ये मौका मिला मुझे जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही थी पासिंग आउट परेड से एक दिन पहले। मेरे पेरेंट्स बेंगलोर आए हुए थे और वो एक एयरफोर्स की गेस्ट रूम में रुके हुए थे। करीब 10:30 बजे रात का समय था और मैंने कहा मैं बिफोर आई गो एंड स्लीप सो दैट आई कैन स्टार्ट माई नेक्स्ट डे फॉर पासिंग आउट परेड अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM, आई थॉट आई जस्ट गो एंड से गुड नाइट टू माई पेरेंट्स। जी। मैं रूम के बाहर पहुंचा और नॉक ही करने वाला था कि तभी मुझे मेरे पापा की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो मेरे पैर ठिठक गए। मैंने कहा आखिर अंदर चल क्या रहा है। मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर थे और मैंने कभी उनको इस तरह से गुस्से में और इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा था। जब ध्यान से सुना तो मुझे ये समझ में आया, मेरी मदर कह रही थी उन्हें 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। ये उन्होंने आज तक मेरे पापा को नहीं बताया, ना ही मुझे बताया था। अब जब मेरे पापा ने ये बात सुनी तो ना तो वो ये एक्सप्रेस कर पा रहे थे कि वो दुख है या गुस्सा है, और वो इस बात में चिल्ला रहे थे कि इससे पहले क्यों नहीं बताया। और ध्यान से सुनने पे मुझे ये समझ में आया कि मेरी मदर कह रही थी कि अगर ये बात वो घर में बता देती तो शायद मैं ट्रेनिंग छोड़ के आ जाता और मेरी एयरफोर्स में जो ज्वाइन करने की रास्ता था वो वहीं पे बंद हो जाता। ये बात सुन के मैं वहीं से वापस आया, और मैं मलिश्का बता रहा हूँ, वो पहला दिन था जब अगले दिन पासिंग आउट परेड के लिए मैं तैयार हो रहा था, तो मैंने अपने आप को यूनिफॉर्म में देखा था। क्योंकि मुझे ये लगा कि ये यूनिफॉर्म जो मैं पहन रहा हूँ ये मेरी मेहनत, मेरा टैलेंट या मेरी किस्मत नहीं है। इसके अंदर नींव है जिसमें जो इमोशंस और जो सेक्रीफाइस है वो मेरी मदर ने डाला है। जी। सर, लोग कहते हैं ना कि जब लोग फौज में सर्व करते हैं तो सिर्फ ऑफिसर्स सर्व नहीं करते, उनका पूरा परिवार सर्व करता है उनके साथ में। सो आई मीन आई नेवर एक्सपेक्टेड द स्टोरी टू गो हियर। तो आपके माताश्री को तो पहले सल्यूट और धन्यवाद। एंड देन व्हेन शी सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनिफॉर्म, शी मस्ट हैव बीन वेरी इलेटेड, बहुत ही खुश रही होंगी वो। मेरे पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मुझे परेड करते हुए और पास आउट होते हुए देखें, और मैं भी ये सोच रहा था कि मेरे कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स आएंगे। तो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में एक पोर्टल बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स पास आउट फ्रॉम दिस पोर्टल। मेरा पूरा कोर्स उस पोर्टल से निकला, और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि कुछ फोटोज लिए हैं, तो उनका जवाब था कि हम पहचान ही नहीं पाए तुम कौन से हो। सो आई थिंक एयरफोर्स की ट्रेनिंग का यही कमाल है कि वो आपको एक रंग में रंग देती है, और इस हद तक रंग देती है कि आपके पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाएंगे कि आप उनमें से कौन से हो। ये कौन सा साल था सर? ये 1997 नवंबर में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, और 1998 में हमारी कमीशनिंग हुई थी जब मैं पास आउट हो रहा था। You know, you told us the story of आप किस तरह से आपने अपना ये एग्जाम दिया and what happened and what you were feeling, and this is 98 की बात। I suppose Correct. उस उम्र में you were so young, उस उम्र में there was no way to anticipate that 1999 would see perhaps one of our
one of our country's biggest wars, one of the wars जहाँ पर Air Force का इतना बड़ा रोल होगा, not just a role, something that was ऐतिहासिक. 1999 की जब हम बात कर रहे हैं, हमारी कमीशनिंग हुई और हमें 1 साल ही हुआ था। जी. तो मेरी जो 1999 के अंदर स्पेशल मिसाइल्स के अंदर ट्रेनिंग चल रही थी और मैं जो कॉम्बैट व्हीकल होते हैं जिनसे मिसाइल्स फायर की जाती है उनके ऊपर अंडर ट्रेनिंग था। हम टीवी के ऊपर ये खबर देख रहे थे कि मई 1999 में इस तरह से इंट्रूडर्स आ गए हैं और आर्मी को काफ़ी कैजुअलिटीज़ की खबर टीवी पे, उस समय आई थिंक ये पहली वॉर थी जब टीवी पर ये सब दिखाया जा रहा था। जी. तो मैं भी सभी सिविलियंस की तरह टीवी पर ये न्यूज़ देख रहा था। उस समय तक एयरफोर्स ऑपरेशनल नहीं हुई थी इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए और हमें यही लग रहा था एज यंग एयरफोर्स एयर वॉरियर कि हमें भी मौका मिले, हमारे आर्मी के जो साथी हैं जो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, किस तरह से एयरफोर्स जाए और उन सबको बचाए और ये दुश्मनों का खात्मा कर। 1971 के बाद ये पहली वॉर थी जिसके अंदर वाकई हम एनिमी से फेस टू फेस हो रहे थे और एक शूटिंग वॉर थी। हम फिल्मों में एयरफोर्स की कहानियां सुनते हैं, लाइव देखते हैं, there's glamour, there's heroics, and yet that is not the reality of it, is it? एक ऑपरेशनल डे अगर आप हमें बताएं, what does it look like? Weather, pressure, uncertainty, इस सब के बीच में आप सबको खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे रखते थे? तो मैं आपको कारगिल से थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। ऑपरेशन पराक्रम में पार्लियामेंट पे एक अटैक हुआ था जी. उस समय हमारी फोर्सेस को एक्टिवेट किया था दिसंबर 2001 में और 11 महीने तक जो फोर्सेस थी वो बॉर्डर पे डिप्लॉयड थी। करीब अक्टूबर 2002 तक हम लोग राजस्थान सेक्टर में डिप्लॉयड थे। टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर था, लू, आंधी और अंधड़ इन सब के थपेड़े चल रहे थे। राजस्थान सेक्टर में केवल इन्हीं से नहीं लड़ रहे थे, उस समय स्नेक्स और स्कॉर्पियोज, इन सब से भी हमें बचना था। हम लोग बंकर्स में थे, ट्रेंचेस हमने खोद रखी थी, जो पानी मिलता था वो सॉल्टी वाटर था और 24 आवर्स हम लोग ये देखते रहते थे कि कोई एनिमी तो एंटर नहीं हो रहा है बॉर्डर क्रॉस करके, और अगर एंटर हो रहा है तो कैसे हम अपनी मिसाइल्स एक्टिवेट करें और उनको शूट डाउन करें। और मॉर्निंग 7 से लेके इवनिंग 7 तक कंटिन्यूअस हमारी सर्विसिबिलिटी चेक, हमारी ब्रीफिंग, हमारे सिमुलेशंस, डीब्रीफिंग, इसी के अंदर हम अपने आप को एंगेज रखते थे जिससे कि सोचने का मौका ना मिले। तो जहाँ तक मेंटल प्रेशर की बातें हैं, हमें लगता है हमने कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि हम तो तैयार थे और इस बात के लिए रेडी थे कि किस तरह से हम दुश्मन अंदर आए और उसको मार गिराएं। तो ये ट्रेनिंग थी जिसने हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखा। और आई थिंक जहाँ तक एडवर्स वेदर की बात कर रहे हैं, चाहे हम राजस्थान सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हों या फिर हम कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हों या कोस्टल एरियाज़ में ऑपरेट कर रहे हों, सभी जगह इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एवरीबडी वाज रेडी कि हम किस तरह से इस के अंदर, वॉर के अंदर किस तरह से या तो हम दुश्मन को मारने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर जाएं या वो अंदर आ जाए तो हम उसे मार गिराएं। और इस प्रतीक्षा में हमारे महीनों निकल गए, हम 11 महीने डिप्लॉय थे, हमें मौका नहीं मिला। आई थिंक वो सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस था हमारे लिए। हम लोग पागल हो रहे थे कि किस तरह से हम जाकर दुश्मन को मार गिराएं और हमें मौका मिल जाए एक बार कि हम अपनी मिसाइल्स फायर कर दें और उनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको यहाँ पे गिराएं, या फिर हम लाइन ऑफ कंट्रोल को और बॉर्डर्स को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर घुस जाएं। But one of the things that we've always repeatedly heard about or seen is the camaraderie between the men, the bonding. So before we go into the specifics of the Kargil war, I wanted to ask you कि war zone में आप लोग अपने आप को, apart from these kind of pressures, war zone में आप अपने आप को डाउन टाइम कैसे स्पेंड होता है? हंसी मजाक होता भी है क्या? Do you listen to song? How do you boost morale when you're in the toughest of conditions with your people? तो डेफिनेटली जब हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है और हम डिप्लॉयमेंट के लिए जब बॉर्डर के नज़दीक जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी टीम है वो फुली एंगेज रहे, है ना। हम किसी तरह की जो स्ट्रेस है या फैमिली से हमारी फैमिली सिकनेस है उसको किस तरह से हैंडल करें। तो हम क्या करते हैं मलिष्का, हम पूरी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अपने साथ लेके जाते हैं। हम डेली वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, कैरम साथ लेके जाते हैं, चेस लेके जाते हैं।
लेकिन जैसे जैसे वॉर की हीट बढ़ती जाती है ये सब पीछे छूटता जाता है, क्योंकि आपको समय नहीं मिलता है। और जब आपको समय नहीं मिलता है तो एयरफोर्स में जो चीज़ मैंने ऑपरेशंस में देखी है, जब आपको लगता है कि अब बहुत फैमिली की याद आ रही है या फिर अब आपको समय नहीं मिल रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो समय होता है जब मैंने देखा है हमारे कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ आती थी और उसके हाथ में बड़ा रम केक का पैकेट होता था। पूरी यूनिट को, जितने भी वहाँ पे एयर वॉरियर्स होते थे, वो सब लोग एंजॉय करते थे। ये छोटी छोटी खुशियाँ थी जो हमारे दिन को बनाती थी और हम अगले हफ्ते 10 दिन और महीने के लिए क्या कहते हैं, एनर्जी से फुल रहते थे। जब कारगिल का टाइम चल रहा था तो कई एयर वॉरियर्स के अंदर तो आर्टिस्ट निकल आए थे। आपने फोटोज देखी होंगी कि बॉम्ब्स के ऊपर लिखा हुआ था फ्रॉम जी। रवीना टंडन टू नवाज, यस। है ना। ऑपरेशन सफेद सागर में देखा होगा आपने, जी जी। रॉकेट के ऊपर लिखा हुआ था फॉर अजय आहूजा। जी। इनफैक्ट कई आर्टिस्ट थे जिन्होंने नेम टैब्स जो होती हैं, जो आपने ओवरऑल देखे होंगे, उन जी। नेम टैब्स को इतनी अच्छी तरह से बनाया था कि उनको देख के लगता नहीं था ये फौजियों के हाथ की बनाई हुई, लगता था कोई आर्टिस्ट ने बनाया है। हर शाम को हम सब लोग इकट्ठा होते थे, खूब गाने गाते थे, मूवीज की बात करते थे, डांस करते थे। तो ये इस तरह का तरीका था। इनफैक्ट जो लोग अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भी थे, उन्होंने कारगिल के जो 2 से ढाई महीने का पीरियड था उसमें जी। वो घर गए ही नहीं। जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं वहीं सो जाते थे और बाकी टाइम भी नहीं मिलता था। तो हमारी जो जनरली हम बात करते हैं कि हम शिफ्ट्स में काम करते हैं, उस समय शायद सारी शिफ्ट्स कॉलेप्स हो गई थी। हम 24 आवर्स, कोई शिफ्ट नहीं होती थी, सब लोग वहीं खाते पीते थे, वहीं सोते थे, वहीं रहते थे। तो ये सब चीज़ें मिलाकर जैसे कुछ आर्टिस्ट बन गए थे, कुछ सिंगर बन गए थे, कुछ वहाँ पे ऐसे थे जो जिनके अंदर हमें पता लगा कि वो बहुत अच्छे स्टैंडिंग कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडी। उनके अंदर कई एक्टर्स थे। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर की और आई थिंक वी हैड अ गुड टाइम, जहाँ हमने एक तरफ दुश्मन को मारने के हमारे इरादे थे, साथ ही साथ हमने कहीं से भी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा था जो कि हमें स्ट्रेस मार सके। हमने ही उसे मार गिराया था। वाओ। सो आई सी दैट there's two things कि आपको अपना मोरल हाई रखना ही पड़ता है और शायद इसकी आपको ट्रेनिंग भी मिलती है और आपको एक दूसरे पर बहुत डिपेंड भी करना पड़ता है, राइट? दैट इज another thing. But then it comes down to actually getting into the war zone. जब आपके comrades, जब आपके दोस्त actually get out there onto the field or into the aircraft and take on the enemy. क्या आप हमें अब 1999 में ले जा सकते हैं? कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली शुरू होने से पहले एयरफोर्स स्टेशन का माहौल कैसा था? What were you all thinking? Were you ready for it? क्या चल रहा था? हमारे, जहाँ तक मैं अपने और अपने कोर्समेट्स के बारे में बात करूँ, हम लोग सब लोग एडवांस ट्रेनिंग के दौरान में थे। हमारी ट्रेनिंग्स रोक दी गई थी। ये पहला सिग्नल था जो हमें लगा कि हाँ, सिचुएशन ऐसी है कि अब हमें वॉर के लिए रेडी होना है। जो मेरे कोर्समेट्स थे जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पर थे, जैसे कि श्रीनगर, अवंतीपुर, लेह, उधमपुर, जम्मू, जी। जब मैंने उनसे बात की और उनसे इंटरेक्शन हुआ तो समझ में आया कि सिचुएशन रेड अलर्ट की अंदर मूव हो रही है और सारे इन एयरफोर्स स्टेशंस को रेडीनेस के लिए तैयार करने के लिए बोल दिया है। कुछ दिनों के बाद हम लोग अपने डिटैचमेंट्स पे मूव हो रहे थे। हम लोगों ने ट्रेंचेस तैयार कर ली थी। हम लोग ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करने लगे थे। हमें ऑर्डर्स आ गए थे कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं या एसेट्स हैं उनको किस तरह से डिस्पर्स कर देना है, जिससे कि अगर हमारी लोकेशंस पे किस तरह की बॉम्बिंग हो तो कम से कम नुकसान हो। किस तरह से हमको उनको छुपा के रखना है, कैमोफ्लेज करके रखना है। किस तरह से अगर कोई हमारे ऊपर अटैक होता है तो हमें एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किस तरह से रहना है, हमारा कंडक्ट क्या होगा। ये सब ब्रीफिंग्स स्टार्ट हो गई थी। तो ये माहौल जो था वो एक इंडिकेशन था कि हम वार जोन के अंदर एंटर हो रहे हैं। जो अलर्ट्स थे वो येलो अलर्ट से अब रेड अलर्ट की तरफ मूव होने वाले थे। और ऑलरेडी जब वेस्टर्न बॉर्डर पे जितने एयरफोर्स बेसिस थे, जब उनको रेड अलर्ट में डाल दिया गया तो हमें ये समझ में आ गया था टीवी से और इस रेड अलर्ट के स्टेटस से कि अब समय आ गया है कि हम वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो बड़ा जोश से भरा माहौल था क्योंकि हमारे लिए पहली वॉर थी
और शायद एयरफोर्स के लिए भी 1971 के बाद ये पहली वॉर थी जब हमें मौका मिल रहा था कि हम अपनी ट्रेनिंग को और जो कुछ हमने सीखा है उसको वॉर जोन में दिखा सकें। सो सर, जनरली आर्म फोर्सेस में जब आप होते हैं, इज देयर अ फीलिंग कि नो, मोस्टली वी विल नेवर गो टू वॉर, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होने वाला, एंड देन सडनली इट वाज लाइक, ओ वी आर गोइंग टू वॉर, वी आर दोस पीपल दैट विल गो टू वॉर से आफ्टर 1971, जैसे आपने कहा? हाँ, तो ये फीलिंग मैंने कभी एयरफोर्स में आते हुए नहीं देखी, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते रहते हैं। ओके, तो अगर वॉर भी नहीं होती है तो जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस लेवल की होती है कि हम सिमुलेशंस करते हैं। जैसे मिसाइल्स फायर करनी है तो हम बिल्कुल लाइव मिसाइल्स फायर करते हैं रेंजेस में जाके, उसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं जो हम वॉर टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, और ये हर क्वार्टरली प्रैक्टिस होती रहती हैं। और उन क्वार्टर्स के बीच में भी ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें हमेशा तैयार रहती हैं कि अगर कल वॉर एक्टिवेट होगी तो हम ऑपरेशनली रेडी हैं। तो मेरे हिसाब से कोई सरप्राइजिंग या शॉक हमारे लिए नहीं था। हमारी ट्रेनिंग इस स्तर की थी, हमारा जोश इस लेवल पे था, मोरल इतना हाई था कि हमारे लिए कोई शॉकिंग नहीं था। और ये सिमुलेशन नहीं है, यू आर एक्चुअली गोइंग आउट देयर एंड दिस इज Yes. गोइंग टू हैपन। सो लेट्स टेक द पीपल हु आर वाचिंग एंड लिसनिंग थ्रू द टाइमलाइन ऑफ कारगिल। 3 मई 1999 आई बिलीव कारगिल सेक्टर में सस्पिशियस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, और मई 99 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया। 26 मई 1999 आईएएफ ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। डू यू वांट टू क्विकली टेक अस थ्रू दैट टाइम? 3 में वो डेट था जब हमें सबसे पहले पता लगा था। हमारे यहाँ कुछ इंट्रूडर्स हैं जिन्होंने कारगिल के अंदर द्रास हाई एल्टीट्यूड पर माउंटेन्स के ऊपर अपनी पोस्ट बना ली। आर्मी ने एयरफोर्स को अप्रोच किया। सबसे बड़ा चैलेंज ये था जो मैं व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास जो अटैक एयरक्राफ्ट थे, अगर मैं MiG-21 की बात करूँ तो MiG-21 ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो कि उस समय रैकी के लिए, यानी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहाँ पर एनिमी पोस्ट हैं, जहाँ पर उन्होंने हमारी पोस्ट को हथिया लिया है और वो बैठे हुए हैं, उनकी फोटोज लेने का काम था जी। MiG-27 एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि लो लेवल अटैक कर सकता है, और जहाँ पर दुश्मन बैठा है उनके टेंट्स को, मटेरियल को और दुश्मन को डैमेज कर सकता है। जब MiG-27 की बात करते हैं तो वो लो लेवल जा सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, लेकिन खतरा ये था कि उन हिल्स के ऊपर पाकिस्तानी के पास स्टिंजर मिसाइल्स थी और उससे वो MiG-27 को गिरा सकते थे जी। अगर उन स्टिंजर मिसाइल से बचना था तो MiG-27 को स्टिंजर की जो रेंज है उसके ऊपर से उड़ना उसके था। ऊपर उस ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता और जीपीएस सिस्टम की कैपेबिलिटी MiG-21 के पास थी, लेकिन उनके पास बॉम्ब्स नहीं थे। उस ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता और बॉम्ब होने की कैपेबिलिटी मिराजेस के पास थी, लेकिन हमारे पास टेक्निकल चैलेंज था कि उन बॉम्ब को उस समय हम मिराजेस के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। और मैं ये कहूँगा एयरफोर्स की जो इनोवेशन कैपेबिलिटी थी, MiG-27 की जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अटैक किया अपने रॉकेट से और गन से, और अपनी जान की परवाह के बिना उन्होंने ऑपरेशंस किए। MiG-21 ने तो अपना रोल ही बदल लिया, जो एक गोल्डन एरो स्क्वाड्रन था उसी दौरान प्रैक्टिस करी और जीपीएस को इंटीग्रेट करके जो उस तरह का एनवायरनमेंट था उतने हाई एल्टीट्यूड पर उन्होंने अपनी जो एरर्स थी ड्रॉप करने की बॉम्ब्स को, उनको कम किया, और फाइनली जो इंजीनियरिंग टीम थी उनके सपोर्ट से हम मिराजेस के अंदर भी लेजर गाइडेड बॉम्ब इंटीग्रेट कर पाए, और उसी के कारण हम टाइगर हिल पे जहां मिराज 2000 से लेजर गाइडेड बॉम्ब ड्रॉप कर पाए, दुश्मन के टेंट्स को उड़ा पाए, दुश्मन को उड़ा पाए, उनके मटेरियल को खत्म कर पाए। वहीं मुंतू डालो जैसी हिल्स के ऊपर जो प्रिसाइज अटैक हुए थे, जो MiG-21 ने कमाल दिखाया और जो मिराजेस ने कमाल दिखाया, वो एक टर्निंग पॉइंट था कि पूरी पाकिस्तान आर्मी का मोराल वहां से खत्म हो गया, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट ध्वस्त हो गए, और हम अपनी टर्म्स पर ये डिसाइड कर पाए कि अब हम पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कैसे हैंडल कर पाएंगे। You know, there was something around Operation Safed Sagar that said कि या तो हम इतिहास बनेंगे या तो हम इतिहास बनाएंगे, and I think that's exactly what happened. The Indian Air Force did make history in the world. Exactly, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उड़ना, अपनी मशीन्स को सर्विसेबल रखना और उस तरह के अटैक करना वाकई इतिहास बनाना या इतिहास बन जाना ही था। और हमने देखा भी था कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जो MiG-27 फ्लाई कर रहे थे और स्क्वाड्रन लीडर आहूजा, जहां वो इतिहास बन गए थे,
उन्होंने जी। कारगिल का इतिहास बदलकर एयरफोर्स का झंडा ऊपर किया और देश की शान बनाए रखी। And that was going to be my next question, sir. First of all, let me tell you कि मुझे goosebumps आ चुके हैं. I'm going to take 3 seconds to calm them down. Thank you for sharing this with us, for sharing this with the country that will be watching this. Let's talk about Operation Safed Sagar. And आप नचिकेता सर की बात कर रहे थे. I believe आप उनके बड़े करीब थे भी. And let's talk about Ahuja sir as well. कैन यू टेल अस कि आपने उनके साथ स्पेशली नचिकेता सर के साथ आपने नजदीक से काम किया है, आई बिलीव. कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट? तो नचिकेता सर मुझसे 4 साल सीनियर हैं और जब मैं, जैसा मैंने बताया, जब मैं फ्लाइंग ऑफिसर था वो उस समय बिल्कुल फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने ही थे जी. मेरी पोस्टिंग्स जोधपुर में रही है और हाशीमारा में रही और वहीं पे दोनों पे उस समय MiG-27 ऑपरेट हो रहे थे और मेरे कुछ इंटरेक्शन हुए जिसके अंदर मैं नचिकेता सर से बातचीत हुई और मैं उनको जानता था. व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूँगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के बारे में कि ऐसा पायलट जो MiG-27 उड़ा रहा था उसको मोटरसाइकिल तक चलानी नहीं आती थी जब उसने एयरफोर्स ज्वाइन की थी. व्हाट? दूसरी बात, नचिकेता सर की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और इसी हाइट के कारण उनको MiG-21 की कॉकपिट में वो समा नहीं रहे थे, इसलिए उनको MiG-27 पे ट्रेन किया गया था. कारगिल की जब बात करता जी. ये हिल थी मुंटो ढालो जहाँ पर 6 MiG-27 एयरक्राफ्ट को मिशन मिला था कि वो उस हिल पर जाकर जो दुश्मन है उनके जो बंकर्स हैं, उनका जो मटेरियल है और उनको तबाह कर दे. फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता सेकंड पोजीशन पे थे और आगे स्ट्राइक लीडर था. फर्स्ट राउंड में स्ट्राइक लीडर वहाँ के जो टेरेन के कारण कैमोफ्लेज्ड था, हाइट थी और जो जी. बॉम्बिंग के कारण फ्यूम्स थे उनके कारण वो शायद लोकेशन अच्छी तरह नहीं दिख पाई. लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने फर्स्ट राउंड में ही सारे रॉकेट दुश्मन के ऊपर दाग दिए थे. जैसे ये स्ट्राइक खत्म हुई और उन्होंने पुल आउट किया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने देखा कि टीम लीडर वापस सेकेंड राउंड के स्ट्राइक के लिए रिटर्न हो रहा है. प्रोबेबली टीम लीडर ये चाहते थे कि जो उनका एम्यूनेशन था और वो ड्रॉप नहीं कर पाए थे, इस बार वो ड्रॉप करेंगे. फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने भी टीम लीडर के सर्किट को फॉलो करते हुए उनके साथ उनके पीछे पीछे गए और इस बार टीम लीडर ने अपने सारे एम्यूनेशन दागे. फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ऑलरेडी अपने सारे रॉकेट्स और बॉम्ब्स दाग चुके थे. अब उनके पास केवल एयरक्राफ्ट के अंदर गन्स थी जिनके अंदर एम्यूनेशन था और इस बार नचिकेता सर ने वो गन्स फायर की. मिशन कंप्लीट हुआ. मुंटो ढालो पे जो दुश्मन थे, उनके जो बंकर्स थे, जो उनका मटेरियल था, उन दुश्मनों को तबाह कर दिया गया. लेकिन जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता वापस पुल आउट कर रहे थे डाइव के बाद, और वो टाइम था जहाँ पे उनका इंजन फ्लेम आउट हो गया और इंजन फ्लेम आउट होने के कारण उन्हें एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करना पड़ा और इजेक्ट करने के बाद वो अपनी ही टेरिटरी में लैंड हुए. लेकिन उसी टेरिटरी पे दुश्मनों ने उस समय इंट्रूडर की तरह वहाँ पर थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया. फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने उनके साथ फायरिंग करी. उनके पास एक पिस्टल थी लेकिन दुश्मन काफ़ी संख्या में थे और जैसे ही आप उस हाइट पर गिरते हैं तो उस समय आप एक शॉक की स्टेट में होते हैं, स्पेशली जब इतनी हाइट पर होते हैं. एक्मेलेटाइजेशन होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, चलना भी मुश्किल होता है. उन्होंने पूरी कोशिश करी दुश्मन के साथ लड़ें लेकिन दुश्मन ने उनको पकड़ लिया और वो प्रिजनर ऑफ वॉर बने. जब आप किसी नज़दीकी को जानते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिससे आपने बात की है, जिसे देखा है, जब वो दुश्मन के साथ इस तरह जाता है, हम जानते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, तो सोच के ही रूह कांप जाती है. तो वो मुझे आज भी वो वाकया याद आता है. और जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने इजेक्ट किया उस समय उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट्स अपने टीम लीडर को पास किए थे, लेकिन टीम लीडर चाहते थे कि वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के साथ जाएं और इजेक्ट करने के बाद वो लोकेशन रेस्क्यू टीम को बता सकें जिससे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को रिकवर किया जा सके. लेकिन उनके एयरक्राफ्ट में जो ईंधन था वो कम हो रहा था और इस कारण उनको वापस आना पड़ा. लेकिन उसी समय एयर के अंदर MiG-21 के अंदर स्क्वाड्रन लीडर आहूजा थे जी. और उन्होंने कहा कि ये काम मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, उनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो रेस्क्यू टीम को दूंगा जिससे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को रिकवर किया जा सके. और जब ये कोशिश कर रहे थे उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को जानते हुए कि ये खतरे का काम है, लेकिन अपने साथी को फौज में कोई नहीं छोड़ सकता
और इसीलिए तो जो आपने शुरू में बात की थी, फौज तो काम ही इस पर करती है कि वो आपका साथी है, और यही ट्रस्ट है कि अगर मैं छूट गया तो मुझे तो कोई बचाने आएगा ही। और स्क्वाड लीडर आहूजा ने उस दिन उस बात को प्रमाणित किया। वो उसके पीछे गए खतरे को जानते हुए, और वो क्षण आया जब उनके एयरक्राफ्ट में एक स्टिंजर मिसाइल लगी और उनको भी जैक करना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ थे। और उनके साथ जो पाकिस्तानियों ने टॉर्चर किया, वो हम बिट्स एंड पीसेस में सभी कहानियां सुनते आ रहे हैं, वो सभी हमें पता है। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी जो कारगिल की बात करते हैं, जो बताती हैं कि किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौर्य का, वीरता का और बहादुरी का प्रदर्शन एयरफोर्स के पायलट्स ने किया था, जो कि इतिहास में लिखा हुआ है। और इन दोनों के बाद वो क्षण आया था जब विंग कमांडर नामयार, जिन्होंने पहला लेजर गाइडेड बम टाइगर हिल के ऊपर डाला था, और वो टर्निंग मोमेंट था जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का मोराल ख़त्म हो गया था और कारगिल की विजय के लिए सारे रास्ते खुल गए थे, और हमने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया था। सर, वी मस्ट आस्क यू बियॉन्ड दिस, नचिकेता सर आपके दोस्त भी हैं, आपकी उनसे बातचीत भी होती है, बट कैन यू टेल अस व्हाट डिड ही टेल यू पर्सनली अबाउट हिज प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सपीरियंस, यू नो, जब उन्होंने अपने प्लेन को इजेक्ट किया व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ इन एनिमी टेरिटरी, और उसके बाद क्या हुआ? मलेश का सबसे पहली बात, नचिकेता सर एक अच्छे पायलट होने के साथ साथ बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं, और वो दोस्ताना व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त नहीं है, मेरे से 4 साल सीनियर हैं, और एयरफोर्स में तो एक दिन सीनियर होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, नचिकेता सर से मैंने कल रात को ही बात की थी, बिफोर वी आर गोइंग, व्हेन आई टोल्ड हिम कि हम इस तरह से एक रिकॉर्ड सेशन करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आपके प्रिजनर ऑफ वार का एक्सपीरियंस के बारे में कुछ मलिश्का को और व्यूअर्स को बताऊं क्या? तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ बताइए। पहला तो ये बताया कि जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर में थे तो पाकिस्तानी आर्मी ने उनको एक ऑफर दिया कि आप डबल एजेंट बन जाओ। डबल एजेंट मतलब आप भारत के अंदर एयरफोर्स ऑफिसर हो, पायलट का काम कर रहे हो, और पाकिस्तान के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे बताई कि जब उनके साथ टॉर्चर स्टार्ट हुआ, डेफिनेटली जो पाकिस्तानी आर्मी का ऑफर था उन्हें आउटराइटली रिजेक्ट किया होगा, और उसके बाद उनके साथ टॉर्चर स्टार्ट हुआ होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि किस तरह का टॉर्चर किया? तो उन्होंने 2 लाइन में इस बात का जवाब दिया। पहले बोला कि जिस तरह का टॉर्चर हुआ था उसको सुनना किसी तरह के प्लीजेंट फीलिंग नहीं रहेगी। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो टॉर्चर हुआ था मेरे साथ, उस ट्रॉमा से निकलकर रिकवर करके नॉर्मल होने में मुझे 3 से 4 साल लग गए थे। तो जो फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर हुआ है, बोले उसको बता के व्यूअर्स से कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा। व्यूअर्स को तो वही बातें बतानी है जिनसे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागे, और वो ये समझ सकें कि मैं अगर दुश्मन के क्षेत्र में भी गया तो वापस भी आ सकता हूँ। ये महत्वपूर्ण है, और भारत का हर फौजी इस लायक बना है अपनी ट्रेनिंग के दौरान और अपने जज्बे के कारण कि कितना भी टॉर्चर कर ले दुश्मन, वो दुश्मन के आगे कभी झुकेगा नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं कि उनके साथ एक्सपीरियंस कैसे हुआ। तो इससे हमारी बातचीत कल समाप्त हुई थी, और मैं आपके माध्यम से नचिकेता सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा मैसेज और इतनी क्लैरिटी के साथ हम लोगों को दिया। मैं भी आपके जरिए नचिकेता सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी। आजकल जस्ट बिकॉज यू नो ऑपरेशन सफेद सागर इज आल्सो एवरीवेयर, बिकॉज इट्स आल्सो यू नो इट्स अ सीरीज। तो मैं वहां पर इन सारी लोगों जिनकी हम बातें कर रहे हैं उनको देखकर मैं ऐसे सर झुका के बैठ जाती हूँ। आई एम लाइक, एंड आई एम सो ऑनर्ड दैट यू आर टेलिंग अस द स्टोरी फर्स्ट हैंड। प्लीज नचिकेता सर को हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू बोलेगा फॉर इवन सेइंग दिस मच टू कन्वे टू आवर I'll do to that, our viewers. definitely. Can you tell me again, just how old would Nachiketa sir have been at this point? तो मैं उस समय 21 साल का था, तो वो भी जवान थे, 25 साल के, हम दोनों जवान थे उस समय।
सर अभी तो मैं जवान हूँ, याद आ रहा है इस बात पर. So Yes. this is a very young man Yes. at the start of his career going through a lot of torture as a prisoner of war in a country that we're you know that we're at war with. ये जो just as a civilian who's listening right now to understand, ये is this something that you are taught during training कि ये हो सकता है and hence ऐसे हो सकता है and hence ये करना जरूरी है. How does that work? Because I suppose when you get captured, one of the things that they will offer you, I don't know, but could be कि हाँ आप double agent बन जाओ या फिर आपको बहुत torture किया जाएगा. Is there what is the training or what is the mindset around that? Yes, few things are told during training. और उसी के लिए जैसे फ्लाइंग पायलट से उनके साथ पिस्टल रहता है, उनको ये ट्रेन किया जाता है कि अगर वो इजेक्ट करते हैं तो कैसे उनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बचानी है दुश्मन से, कैसे ये साइंस हटाने हैं कि वो वहाँ पर ड्रॉप हुए हैं, दुश्मन उनसे ट्रेस ना कर पाए. अगर वो दुश्मन की कैप्टिविटी में चले गए तो उनके साथ किस तरह का बिहेवियर होगा, उनको क्या रिप्लाई देना है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है. लेकिन आई थिंक हम सभी समझते हैं किताबों में पढ़ना और उसका होने में जमीन आसमान का अंतर होता है. हर एग्जाम के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते ही हैं, अनसीन पैसेजेस होते ही हैं, और यहाँ पर 70 to 80% ऐसा होता है जो आउट ऑफ सिलेबस और अनसीन पैसेज की तरह होता है. 10-20% आपकी ट्रेनिंग काम आती है डेफिनेटली. I want to ask you that one is as a person on the ground when you hear that your comrade in arms has fallen off or he's in enemy territory. One is what did हमारी आर्मी, what do you all go through जब ये हो रहा है, and secondly I want to know कि आपकी families का इस सब में what is the sacrifice that you see beyond of course all of this that your families have to go through. मलिश्का, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सवाल आपने पूछा है. जैसा मैंने आपको बताया, आपका कोई साथी, जैसे मैंने नचिकेता सर का एग्जांपल आपको दिया था, जब वो इस तरह होता है कि कोई क्रैश हो रहा है या इजेक्शन हो रहा है, वो एक अजीब सी फीलिंग होती है जिसको आपको समझ नहीं आता आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे. आपको उन सारे इमोशंस को हैंडल करना होता है. आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ या आपके साथी के साथ, आपके दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ होगा. लेकिन जब होता है तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम फिर ये सब पीछे छोड़ के अलाइन होते हैं और अपने मिशन के लिए तैयार रहते हैं, और अगले ही मोमेंट हम वापस उसी एनर्जी से, उसी जोश के साथ, उसी फोकस के साथ अपने मिशन के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं. और हमने ये कारगिल वॉर में देखा भी था कि जैसे ही, चाहे वो नचिकेता सर के साथ या आहूजा सर के साथ हुआ, दोनों ही स्क्वाड्रन अपने ऑपरेशंस के लिए फिर तैयार थे. एक और इंसिडेंट हुआ था, जैसे हमारा एक मी-17 हेलीकॉप्टर था जिसके अंदर हमारे 4 एयर वॉरियर शहीद हुए थे. हेलीकॉप्टर्स के अंदर फिर वही जोश कंटिन्यू रहा था. इसके अलावा जितने हमारे एयरक्राफ्ट थे जो एस्कॉर्ट कर रहे थे, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, जो लॉजिस्टिक सप्लाई दे रहे थे, इन सब हादसों के बाद भी, इन सब शहादत के बाद भी उन्होंने अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखे थे. तो ये एक तरीका होता है जिससे हम फिर अपने मिशंस के लिए लगे रहते हैं और उन भावनाओं पर किसी तरह से कंट्रोल करते हैं. दूसरी बात आपने फैमिलीज़ की करी कि फैमिलीज़ को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है. हम सभी सालों से मूवीज़ के थ्रू, सीरीज़ के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू ये समझते आए हैं कि फ़ौजियों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स जानते हुए भी अपने बच्चों को फ़ौज में भेजते हैं कि वहाँ जान का खतरा है. जो स्पाउस होते हैं वो जानते हुए कि इनकी रिमोट पोस्टिंग्स होंगी, अपने करियर को दांव पर लगाती हैं जी. उनके बच्चे हर दूसरे तीसरे साल में पोस्टिंग्स के कारण स्कूल्स बदल रहे होते हैं, दोस्त बदल रहे होते हैं. ये सब कहानियां तो हम सुनते ही आए हैं जी. लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव आज सबके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है. आपकी पहचान और आपकी आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. जहाँ फौज आपको यूनिफॉर्म के द्वारा आपको पहचान देती है, जब आपकी स्पाउस आपको ज्वाइन करती है तो वो अपनी पहचान खो देती है. वो वहाँ आकर मिसेस सो एंड सो बन जाती है. वो वहाँ आकर एयरफोर्स के तौर तरीकों को अपनाती है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बोलना है, किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बिहेव करना है.
अपनी पूरी जिंदगी की जितनी संस्कृति होती है उसको छोड़ के एयरफोर्स की संस्कृति को अपना लेती है, क्योंकि एयरफोर्स का खुद का एक लाइफ स्टाइल है, वो एक नई दुनिया है, एक अलग दुनिया है। और कहानी यहीं पर नहीं रुकती है, ये सेक्रीफाइस पहचान खोने तक ही नहीं होता है। जब एक एयरफोर्स का एयर वॉरियर जब रिटायर होता है और रिटायरमेंट के बाद उसकी पहचान फिर सिविलियन स्ट्रीट्स के अंदर एक वो ऐसा मौका होता है जब वो अपनी पहचान खो रहा होता है, तो उन फैमिलीज के लिए भी ये उतना ही बड़ा चैलेंज होता है जहां पे उनको उस पहचान से डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट। कि जिस पहचान को उन्होंने अपनाया है, अपनी पहचान को खो के एयरफोर्स की पहचान को अपनाया और रिटायरमेंट के बाद फिर उस पहचान को खोना होता है। ये एक तरह का, इस तरह की आप इधर से उधर पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। और सबसे बड़े मजे की बात है, जो हम सेक्रीफाइस की बात करते हैं, इस पूरी जर्नी के अंदर आपके इमोशंस इस तरह के हो जाते हैं कि आप सेक्रीफाइसेस को अपनी ड्यूटी का पार्ट और एक तरह से चैलेंज लेते हैं, अपने आप को ग्रांटेड ले लेते हैं कि आपको तो ये करना ही है। तो आपके इमोशंस ऑलमोस्ट नम हो चुके होते हैं, आप एक अलग तरह के इंसान हो जाते हैं जिनको इन सेक्रीफाइसेस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने पूछा कि शायद ये एक पहलू है जो अनछुआ रहता है, जहां हम सेक्रीफाइस को न तो बता सकते हैं, ना ही एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट पर्सपेक्टिव। आप सही कह रहे हैं सर, ये एक बात जो है, इनफैक्ट आज मैं इसके बारे में सोच रही थी। आई वाज लाइक वंस someone from the armed forces retires, their life is not civilian but almost you have to come back to that life, and I was wondering कि adapt कैसे होते हैं लोग। हाँ, जैसे मेरे नॉन कॉम्बैटेंट रोल के अंदर जो मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो भी ये नहीं स्वीकारते कि मैं अब नॉन कॉम्बैटेंट रोल में हूँ और मेरी आइडेंटिटी अब उस फौजी की नहीं है, अलग है। वो नहीं स्वीकार पाते, तो अपने आप को स्वीकारना तो बहुत मुश्किल है। So how are you going through this period, sir? I hope you're happy with it. I think again, जैसे आप एयरफोर्स आपको तैयार करती है, जब आप घर छोड़कर एयरफोर्स में आते हैं तो एयरफोर्स आपको ये भी सिखा सकती है कि एयरफोर्स छोड़ के आप घर जाएंगे तो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, और वो बखूबी सिखाया जाता है। Sir, I wish you a happy and wonderful life where you tell all of these stories as you do. Thank you so much for telling us.